हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेट माइंडेड। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव पुस्तक में मौर्यकाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर और विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और साथ ही साथ इसका अन्य नाम कौटिल्य भी था। अन्य नाम इनका क्या था? और कौटिल्य। यह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य के नाम से भी विख्यात थे और वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसकी तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मतलब कि अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इस कौटिल्य के द्वारा लिखे गए पुस्तक में आपको देखने को पढ़ने को मिलेंगे आपको इनके राजनीतिक शास्त्र के बारे में। और यह जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो यह अशोक ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। अशोक की वह पत्नी का नाम पूछा जा रहा है जिसने अशोक को प्रभावित किया था। ऑप्शन है चंडालिका, चारुलता, गौतमी या फिर कारुवाकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारुवाकी। कारुवाकी जो थी उनकी दूसरी पत्नी थी और कहा जाता है कि रानी कारुवाकी एक मछुआरिन थी और जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बनी। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा अशोक की दूसरी पत्नी बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों से एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। ऑप्शन है अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या फिर अंगिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा मागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में से एक रूपता से मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशोक का ही दूसरा नाम था देवान प्रियदर्शी। इनका जो पूरा नाम था देवान प्रिय अशोक मौर्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि प्राचीनतम, सबसे पुराना राजवंश पूछा गया है। ऑप्शन है आपके मौर्य, गुप्त, कुषाण एवं कनव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौर्य जो राजवंश है यह सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। यह हम लोगों ने पहले प्रश्न में ही देख लिया था। ये जो कौटिल्य या चाणक्य के लिए किसके प्रधानमंत्री थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था। कलिंग विजय के उपरांत मतलब कहने को के बाद, कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन है जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग विजय के उपरांत। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध कब लड़ा गया था कलिंग विजय? तो यह लड़ा गया था 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यही कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उनके मंत्री महामंत्री चाणक्य ने उनकी मदद की थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं।
सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? यह सांची, यहाँ बात की जा रही सांची स्तूप के बारे में, जो कि आपको वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है सांची स्तूप। इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये सांची स्तूप जो कला है, ये मूर्ति कला, इसका निरूपण करता है कौन करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई धर्म। तो इसका निरूपण करते हैं बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। यहाँ पे जैन धर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। देखिए ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ना कि जैन धर्म को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था अपने अंतिम समय में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये भी मैं आप सभी को बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? तो अपने महामंत्री कौटिल्य या फिर कह लीजिए चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किस राजवंश का अंत करके? तो नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन आपके हैं पन, तोल, काकनी या दिनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। और यह जो पण है आप देख रहे हैं, यह मुद्रा का रूप है, यह चांदी का सिक्का हुआ करता था। इसका जो भार है लगभग 3/4 भाग जो है तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे हुए थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यहाँ पे मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो इसके संस्थापक ही हो गए। और फिर आपके अशोक आपके ये भी है मौर्य वंश के थे, और बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित थे। अब बच गए आपके अजातशत्रु। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अजातशत्रु थे यह हर्यक वंश से संबंधित था। ये हर्यक वंश के संस्थापक नहीं, शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकार कौन था? यहाँ पे अशोक का उत्तराधिकारी पूछा जा रहा है। कुणाल, बिंदुसार, राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकार कौन बना? कुणाल। अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 237 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। अब यह जो मुद्रा राक्षस यह है क्या? तो यह मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है, तो यह संस्कृत में लिखी गई, जिसके रचयिता विशाखदत्त हो गए। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीति सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहीं पे जब मुद्रा राक्षस के बारे में बता रहा था तो इसके बारे में डिटेल बताया कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। अगला देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था इसे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 जगहों को शासकों ने पहली बार जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो यह स्थापना किया था अशोक ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा अशोक। अशोक के शासन का आदर्श जो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। उसने अपने प्रथम अभिलेख या शिलालेख में यह लिखा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसलिए इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? ऑप्शन है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र और टोपरा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिले, बाकी सभी जगह गिरनार, कंधार और टोपरा इन सभी पे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का जो लेखक है चाणक्य या कौटिल्य कह लीजिए, वह किसके समकालीन है? तो यह समकालीन है चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएंगे, क्योंकि ये चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त के हैं या कौटिल्य जो है महामंत्री थे इनके। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात, ये जो घनानंद है अंतिम शासक, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य किस राजवंश से थे? तो मौर्य वंश से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट होगा इस प्रकार से। ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई नंद वंश के पश्चात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो यहाँ पे तक्षशिला ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। तक्षशिला जो था मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था। अगला प्रश्न को देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है यहाँ पे इंडिका हो जाएगा, ऑप्शन डी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिका। अगले प्रश्न है हमारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह क्या है? तो भास, शूद्रक, विशाखदत्त या फिर अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा था कि विशाखदत्त जो है मुद्र राक्षस के लेखक है। विशाखदत्त मुद्र राक्षस पुस्तक में ही इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार और राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है इस पुस्तक में। अगला है हमारा, वह स्रोत या जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका, ऑप्शन सी। यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखिएगा कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। क्या कहा है? पोलीब्रोथा या फिर पालीब्रोथा कह लीजिए, कहा है। किसने कहा है? तो मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? इसका भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अशोक के सारे शिलालेख जो है प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसमें मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो कुल 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। यह 7 श्रेणियां कुछ इस प्रकार से हैं। पहला हो जाएगा दार्शनिक, फिर किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षण, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने आपको बताया कि इन्होंने राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला है इस पुस्तक में। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो इसमें जो आपका श्रीलंका हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है किन चीजों से बना है? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या मिट्टी से? तो इनका जो है लकड़ी से बना हुआ है चंद्रगुप्त का महल, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, बराबर या फिर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर चट्टानों को काटकर करवाया गया था। नेक्स्ट है, किस शिला या अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? ऑप्शन आपके हैं कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन या जूनागढ़ का अभिलेख या अशोक का सोपरा अभिलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है।
कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। उसी के अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह स्तंभ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न हमारा सूची मिलान है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 में दिए हुए हैं और इनका मिलान करना है। यहाँ पे आपको शासक और इनके उपनाम या फिर अन्य नाम दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। यहाँ पे चंद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त का अन्य नाम हो जाएगा आपका सैंड्रोकस, और बिंदुसार, बिंदुसार का हो जाएगा अमित्रघात, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और अशोक, अशोक का अन्य नाम हो जाएगा प्रियदर्शी, और चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य कह लीजिए, इनका अन्य नाम एक कौटिल्य भी था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका मिलान कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला का दूसरा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, हर्ष के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? तो यह किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या फिर ऋषिकेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कालसी में। यह उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में देहरादून जिले के कालसी में स्थित है यह। अगला, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो यह तो सभी को मालूम है कि सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया है, जो कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अवस्थित है। सांची के स्तूप मुख्य रूप से निर्माण का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। माना जाता है कि उनके काल में ही स्तूप का निर्माण कराया गया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसे पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक द्वारा प्रथम डेरियस से मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से हुआ है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। यह जो कलिंग युद्ध है कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन आपके हैं अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेमू। तो ये आए थे मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। मेगास्थनीज जो है 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व में यूनान का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ये था ऑप्शन बी अशोक। अशोक जो था प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। उन्होंने अपने शासनकाल में कई अभिलेख या फिर स्तंभ स्थापित किए, जिनमें उन्होंने जनता के कल्याण और धर्म के पालन पर जोर दिया। नेक्स्ट है हमारा, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इन्होंने कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात यानी कि खून खराबा देखने के बाद युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? इसका मैंने आप सभी को बता दिया कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में और साथ ही साथ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह मुद्रा राक्षस में लिखा गया, जो कि मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विशाखदत्त। इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या फिर निम्न कुल के शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। उन्होंने विकास किया था किस किस के बारे में? संस्कृत कला व साहित्य का विकास किया, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन का, या फिर हिंदू पुस्तक साम्राज्य का।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला, तीसरा और चौथा जो है इन्होंने विकास किया था। इसमें अब आता है दूसरा। दूसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोने के सिक्के जो है ये मौर्य साम्राज्य या फिर कह लीजिए कि मौर्य साम्राज्य के बाद ये इसका विकास हुआ था। सोने के सिक्कों का विकास मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य के बाद ही हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कथन से है और कारण से। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया, कथन ए है। और कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये दोनों राइट हो जाएंगे, कथन और कारण भी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण जो है कथन को सही व्याख्या करता है। अगला है अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं कि उनमें शामिल है कौन से शिलालेख। तो यहाँ पे पूछा गया है अशोक के शिलालेख में संगम राज्य के बारे में हमें कौन बताते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूसरा अभिलेख और 13वां अभिलेख में संगम राज्य के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे पहले अभिलेख में बताया गया है कि पशु बलि की निंदा करना पहले अभिलेख में, और दूसरे अभिलेख की बात की जाए तो संगम राज्य, चोल, चेर, पांड एवं सतयुग की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कथन से रिलेटेड और कारण से रिलेटेड। बताना है कि कथन ए और कथन आर जो है क्या इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो इसे चलिए देखते हैं। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, जो कि सत्य है यह कथन। अगला है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और साथ ही साथ आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य देश ने अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको मिलेगा मॉस्की में। किसमें? मॉस्की में मिलेगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉस्की। मॉस्की अभिलेख में ही अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट है हो जाएगा। ये स्थापत्य संरचना के भाग है जो कि गलत है। सही हो जाएंगे इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शैप सुंडाकार है। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो इसकी स्थापना किया था अशोक ने, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कलहन के अनुसार श्रीनगर की स्थापना 1182 ईस्वी में 1182 ईस्वी में यानी आज से 3200 साल पहले अशोक नाम के राजा ने किया था। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है। प्रांत है और इधर राजधानियां दी हैं, उनका मिलान करना। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। उत्तरापद का हो जाएगा राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद का हो जाएगा सुवर्णगिरी, और अवंती राष्ट्र का हो जाएगा उज्जैनी, और प्राची या कह लीजिए पूर्व प्रदेश तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पूछा गया किस ग्रंथ में। तो इसमें अर्थशास्त्र जो है पुस्तक में आपको आर शब्द का प्रयोग हुआ शूद्रों के लिए, आर शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थशास्त्र पुस्तक में। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अशोक ने उपगुप्त से ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उपगुप्त जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, उन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। इसके बारे में भी मैं आप सभी को बता दिया हूं, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो एग्रोनोमाई कहा जाता है सड़क निर्माण अधिकारी को, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो इन्हें कहा जाता था गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था मौर्य काल में? गूढ़ पुरुष।
गुप्तचरों को। और यहाँ पे पूछा गया है एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है, तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो वह सम्राट कौन था? तो सम्राट था आपका तीस, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है। अगला है जैन धर्म, किस जैन धर्म में या जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये आपको मिलेगा परिशिष्ट परिवर्तन में, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन ग्रंथ भी उपयोगी है, यह प्रधानतः धार्मिक है। इन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वत विशेष महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस महीने से मौर्य साम्राज्य का या फिर मौर्य का राजकोषीय वर्ष या फिस्कल ईयर आरंभ होता है? तो इनका फिस्कल ईयर होता है जुलाई मंथ से, जो कि आपको आषाढ़ में होता है शुरुआत। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, आषाढ़। आषाढ़ महीने से फिस्कल ईयर आरंभ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके चोल भी है, पल्लव भी है, पांडव और सतीपुत्र है, केरल पुत्र या विष्णुकुंड। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चोल हो जाएगा। इसमें पल्लव इसमें आपका नहीं हो जाएगा, फिर आपका इसमें पांड्य होगा, सतीपुत्र होगा, फिर केरल पुत्र होगा। इसमें पल्लव और विष्णुकुंड नहीं होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। नेक्स्ट है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन है आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या फिर बौद्ध साहित्य। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अशोक के इतने सारे शिलालेखों के बारे में, तो उसी में हम लोग अशोक के बारे में जानकारियां मिलती है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिलालेख से ही अशोक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ब्राह्मी इसलिए हुआ क्योंकि अशोक के जितने भी शिलालेख है वह आपको या तो प्राकृत में या फिर ब्राह्मी में पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आपको ऑप्शन में कहीं भी प्राकृत तो दिया हुआ है नहीं, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ब्राह्मी हो जाएगा। अगला है हमारा, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह अफगानिस्तान में भी पाया गया है। इनके शिलालेख या अभिलेख कह लीजिए। अशोक के अभिलेखों के शाहनाज गढ़ी एवं मान सेहरा जो है पाकिस्तान के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्तीर्ण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो उसे निकाला गया है मिर्जापुर के समीप चुनार से, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? यह किसने कहा? तो यह मेगास्थनीज जी ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। मेगास्थनीज जो है 4वीं शताब्दी में भारत में आया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब व दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन बी हो जाएगा बिंदुसार। एंटियोकस प्रथम जो है सेल्यूकस निकेटर का पुत्र और सीरिया का राजा था। नेक्स्ट है हमारा, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आपके हो जाएंगे राइट आंसर। 13वें शिलालेख से ही आपको कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उस समय वह उज्जैन का गवर्नर था, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की वह सारी प्रजा मेरी संतान है? तो यह आपको 5वें अभिलेख में मिलेगा कि सारी प्रजा उनकी संतान है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 5वें अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो यह हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख, जो कि 13वें
शिलालेख में इसका वर्णन है कलिंग युद्ध के बारे में। अगला है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं या मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह किस शिलालेख में लिखा गया? तो यह छठे शिलालेख में आपको मिलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, छठे शिलालेख में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हो जाएगा प्रादेशिक, राजुक या और युक्तक। यह जो है अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम के बारे में बताता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विशिष्टि क्या है? तो विशिष्टि एक प्रकार का बिगारी है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर भारत में प्राचीन भारतीय कृषि जन्य व्यवस्था एवं राजस्व संबंधी पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार विशिष्टि से अभिप्राय है बंधुआ मजदूरों या फिर बिना मजदूरी के श्रमिक करों के बदले का कर देने के साथ साथ मुक्त मजदूरी करना। यहाँ पे आप बेगारी शब्द से ही समझ लेंगे कि बंधुआ मजदूर मतलब कि बेगारी, बिना मतलब के जिनका श्रम के बदले उन्हें कोई भी कुछ मतलब कि उनका मेहनताना न दिया गया हो। यहाँ पे विशिष्टि का अर्थ हो जाएगा बेगारी करना। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे सीता का तात्पर्य मौर्य काल में क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से, यह एक देवी है या फिर एक धार्मिक संप्रदाय है या फिर राजकीय भूमि से प्राय प्राप्त आय होगा या फिर ऊसर भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता है। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो इसका अच्छा नमूना स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यह विवरण आपको मिलेगा महास्थान जो कि बांग्लादेश में है और सोहगढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो यह भेजा था अशोक ने महेंद्र को और साथ ही साथ संघमित्रा को, इन दोनों को। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के मनसेरा जो कि मनसेरा पाकिस्तान में एवं शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान से यह भी है, इन दोनों स्थानों से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट इसका, खरोष्टी लिपि। कहां से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं सरेकुना कंधार से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों कि कौटिल्य द्वारा जो रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसे कितने अधिकरणों में विभक्त किया गया? तो इसे कुल 15 अधिकरणों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। पुराणों में कौटिल्य का द्विजभर्षण कहा गया है यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरण है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, तो ये सप्तांग में कौन शामिल थे यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो यह मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस कह लीजिए भारत आया था? तो यह बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह जो सीरीज है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामालोक हुआ है? तो ये गुर्जरा में हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।